हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। साल दर साल हम यहाँ खेती के परिवेश में बदलाव आता देख रहे हैं। ऐसा ही सकारात्मक परिवर्तन नजर आता है पशुपालन के क्षेत्र में भी। हमारे देश में खेती के साथ साथ पशुपालन करने का चलन काफी पुराना है। पहले किसान छोटे स्तर पर इसे किया करते थे, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ रहा है। वजह है सरकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन और वैज्ञानिकों का साथ। हमारे पशुपालक भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, विभिन्न संस्थानों से जुड़ रहे हैं और पशुपालन के क्षेत्र में नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। उनके कठिन परिश्रम का ही नतीजा है आज विश्व भर में हमारे देश का दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है। देश में दूध उत्पादन बढ़े और डेयरी व्यवसाय आमदनी का एक अच्छा जरिया बने, इसी सोच के साथ राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की शुरुआत की गई थी। इस संस्थान को इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के रूप में सन 1923 में बेंगलोर में शुरू किया गया। सन 1936 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट कर दिया गया। फिर 1955 में इसे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का नाम देकर मुख्यालय के रूप में करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया और बेंगलोर परिसर को इसके क्षेत्रीय स्टेशन के रूप में कायम रखा गया। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान पिछले कई दशकों से देश के प्रमुख डेयरी अनुसंधान संस्थान के रूप में कार्यरत है। डेयरी उत्पादन की बात हो, प्रसंस्करण, प्रबंधन और मानव संसाधन विकास की बात हो, इन विभिन्न क्षेत्रों में इस संस्थान ने महत्वपूर्ण विशेषज्ञता विकसित की है। संस्थान में उत्पन्न सूचनाओं और प्रदत्त सेवाओं ने दुग्ध उद्योग के संपूर्ण विकास के साथ ही लाखों दुग्ध उत्पादकों, दूध के उपभोक्ताओं और दूध उत्पादों की उन्नति में योगदान दिया है। वैश्विक डेयरी व्यापार की चुनौतीपूर्ण आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संस्थान देश की बेहतर सेवा के लिए अपने अनुसंधान एवं विकास और मानव संसाधन विकास के कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए सतत प्रयत्नशील है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान पिछले 98 साल से देश की पशुपालन और डेयरी विकास में सेवा कर रहा है। यह संस्थान बेंगलुरु में इंपीरियल इंस्टीट्यूट के नाम से स्थापित हुआ था और उसके बाद सन 1955 में यहाँ पर करनाल में जो एक सेंटर होता था यहाँ पर कैटल का, उसकी जगह पर ये नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से ये स्थापित हुआ था। इस जो संस्थान का मुख्य उद्देश्य डेयरी में और पशुपालन में अनुसंधान करना, उसके जो साथ साथ जितने भी इसमें जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, जन संसाधन है, उनका विकास करना और इसके तहत ये हमारा संस्थान बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में एमएससी, पीएचडी और एमटेक की डिग्री प्रदान करता है। और इसके जो साथ साथ हमारे जो जितने भी हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए समय समय पर इस संस्थान के द्वारा पशुपालन में और डेयरी में जो ट्रेनिंग दी जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर जो नॉलेज है, जो शोध है, जो अनुसंधान है, उसको हम स्टेक होल्डर तक या जो किसानों के दरवाजे तक पहुँचाते हैं। पशु नस्ल सुधार की दिशा में संस्थान काफी शोध कर रहा है। क्लोनिंग तकनीक का उपयोग कर पशु प्रजनन में अहम कदम उठा रहा है। संस्थान के पशु प्रजनन अनुसंधान प्रयासों का मुख्य उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी द्वारा श्रेष्ठ पशु प्रजातियों की तेजी से बढ़ोतरी करना है। इस संस्थान द्वारा भ्रूण प्रतिरोपण तकनीक की सहायता से एक श्रेष्ठ गाय से एक वर्ष में 10 बछड़ों का जन्म संभव किया जा चुका है। एनडीआरआई ने विश्व में पहली बार भैंस के टेस्ट ट्यूब कटड़े प्रथम का जन्म और आईवीएफ तकनीक द्वारा देश के पहले टेस्ट ट्यूब बकरी के बच्चे का जनन करके विशेष ख्याति अर्जित की है।
क्लोनिंग टेक्नोलॉजी में हम उच्च गुणवत्ता वाले एनिमल को बहुत कम समय में बहुत अधिक संख्या बढ़ा सकते हैं। हमारा संस्थान पिछले 20 सालों से इस एरिया में काम कर रहा है और आज हमारे पास कई सारे नर और मादा भैंस के कटरी हैं। इस विधि से हम अच्छे नस्ल की नर जो कि अच्छा सीमेन देता है और अच्छे नस्ल की मादा जो कि उच्च मात्रा में दूध देती है का क्लोन कर सकते हैं या बहुत सारे नंबर बढ़ा सकते हैं। आजकल हम एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जिसमें नर भैंसों जो कि अच्छी गुणवत्ता वाले हैं उनके बहुत सारे क्लोन पैदा करने पर आज हम काम कर रहे हैं। इस विधि में हम अच्छे नस्ल के भैंसे का चयन करते हैं और उसके शरीर से या उसके कान से एक छोटा सा उत्तक लेते हैं और उसको लैब में संवर्धन करते हैं जिससे कोशिकाएं बनती हैं। इन कोशिकाओं को हम केंद्रक रहित अंडाणु में फ्यूज करते हैं और लैब में भ्रूण का निर्माण करते हैं। इस भ्रूण को हम सरोगेट एनिमल जिसको आया बोलते हैं उसमें ट्रांसफर करते हैं और गर्भाधान की अवस्था जो कि 10 महीने 10 दिन का होता है उसके बाद एक कटरे का जन्म होता है। इस संस्थान ने देश में डेयरी सेक्टर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संस्थान नए रोजगार उत्पन्न करने और आर्थिक समृद्धि के लिए निरंतर अनुसंधान और मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों पर लगातार कार्य कर रहा है। संस्थान में संकर नस्ल की गाय पर शोध किए जा रहे हैं जिससे सीधा फायदा मिलेगा पशुपालकों को और डेयरी व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों को। उन्हें अधिक दूध मिलेगा और उनकी आमदनी भी इससे अवश्य बढ़ेगी। इस संस्थान की बात करें तो 2000 से भी अधिक पशु यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे यहाँ देसी गाय की नस्लें जैसे गिर, साहिवाल, थारपारकर, राठी, कांकरेज, हरियाणवी आदि हैं, जिनमें से कुछ इस संस्थान में भी उपस्थित हैं। साथ ही यहाँ भैंस की प्रसिद्ध नस्ल मुर्रा भी है जिस पर भी यहाँ के वैज्ञानिक शोध करने में लगे हुए हैं। इन दोनों ही पशुओं के अलावा यहाँ बकरियों पर भी शोध किया जाता है। वैसे हमारे देश में बकरी की अलग अलग प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं, जैसे जमुनापारी, बर्बरी, सिरोही, ब्लैक बंगाल, उस्मानाबादी और बीटल। इन सभी दुधारू पशुओं की दूध उत्पादन क्षमता बढ़ सके और इनका विकास हो, इस दिशा में भी इस संस्थान का पशुधन उत्पादन और प्रबंधन विभाग निरंतर कार्य कर रहा है। संस्थान की पशुशाला में लगभग 2000 पशु हैं जिसमें गाय, भैंस और बकरियां हैं। गाय की जो मुख्य नस्लें हैं देसी नस्लें वो भारत की सबसे अच्छी और ज़्यादा दूध देने वाली नस्लें हैं जिसमें गिर, साहिवाल, थारपारकर और एक संकर नस्ल की गाय है जो होल्स्टन फ्रीजन और थारपारकर के क्रॉस से बनाई गई है जिसका दुग्ध उत्पादन देसी नस्ल की गाय से ज़्यादा है। भैंस की जाति नस्ल हमारी मुर्रा है जो दुनिया की सबसे अच्छी और ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है। साहिवाल गाय में हमारे यहाँ 10 लीटर से लेके 24 लीटर तक की दूध देने वाली गाय है और भैंस में भी इसी तरह 10 से 24 लीटर तक की दूध देने वाली भैंसें हैं। इन सभी गाय और भैंसों से हम बुल पैदा करते हैं जिनसे अच्छी क्वालिटी का सीमन पैदा करके किसानों को उनकी गाय और भैंस की नस्ल सुधार के लिए दिया जाता है। इसके साथ साथ इन गाय और भैंसों का अनुसंधान कार्यों के लिए भी और शोध कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें इनकी जो पशु की समस्याएं हैं जैसे पहले ब्यात की उम्र ज़्यादा होना, 2 ब्यात के अंतराल ज़्यादा होना जिससे देर में ये गाभिन होती हैं और इनका जो दुग्ध उत्पादन है गर्मियों में वो कम हो जाता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और जो हमारे कंक्रीट फर्श है जो पशुओं को आजकल कमर्शियल डेयरी फार्मिंग में यूज होता है उसका जो प्रयोग करने से पशु को आराम कम मिलता है और जो उसकी जगह जो मैट यूज करते हैं रबर किसान उससे नीचे मूत्र और गोबर जमा हो जाने से कीटाणु पैदा होने का खतरा बना रहता है। इन सब को ध्यान में रखते हुए हमने एक फर्श डेवलप किया है जो पशु को आराम ज्यादा देगा और इस तरह के प्रशिक्षण संस्थान में लगातार होते रहते हैं। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से
फसल बीमा। फसल बीमा मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह। EIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान, भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। पशुओं का पालन करना कोई आसान काम नहीं है, पर इसे अपने लिए सरल बनाया जा सकता है प्रशिक्षण प्राप्त करके। ये संस्थान समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित करता है। हमारे पशुपालक, हमारे देश के युवा इस संस्थान से जुड़कर यहाँ से प्रशिक्षित होकर अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। विश्व पटल पर दूध उत्पादन में हमारे देश का प्रथम स्थान है, लेकिन बात जब दूध और उससे बने उत्पादों के निर्यात की हो तो इसमें अभी भी कहीं ना कहीं कुछ कमी देखने को मिलती है। निर्यात क्षेत्र में भी अब हम आगे बढ़ें, इसके लिए भी इस संस्थान में काम हो रहा है। दूध की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए, दूध निकालते वक्त क्या सावधानियां बरतें, जब दूध निकाल लें उसके पश्चात क्या कदम उठाएं जिससे पशु स्वस्थ रहे, इन सभी सवालों के जवाब पशुपालकों को मिल सकते हैं NDRI में। जिस तरह हमारे रक्त में कोशिकाएं होती हैं, इसी तरह दूध में भी कुछ श्वेत कोशिकाएं आती हैं। ये जो श्वेत कोशिकाएं हैं ये दो तरह की होती हैं। इसके अंदर एक तो दूध प्रोड्यूस करने वाली कोशिका होती है और दूसरी कोशिका जो होती है वो जो है दूध के अंदर जो बीमारी होती है उसको लड़ने के लिए वो कोशिका पाई जाती हैं, जिसको हम अंग्रेजी में इम्यून सेल्स भी बोलते हैं। तो हमारे दूध के अंदर ये एक जो है नॉर्मल प्रतिक्रिया में ये सारी दूध कोशिकाएं आती हैं। और ये जो दूध कोशिकाएं हैं, जब भी पशु हमारा किसी भी तरह के स्ट्रेस में होता है या किसी के तरह के परेशानी में होता है तो उसके दूध के अंदर ये श्वेत कोशिकाएं बढ़ जाती हैं। इन कोशिकाओं से बढ़ने से दूध की जो क्वालिटी है वो बहुत कम हो जाती है। इस दूध की क्वालिटी कम होने से हम दूध का जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है, उसका जो टेस्ट होता है वो सब खराब हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक रोल अदा करती हैं दूध के अंदर। प्रश्न ये उठता है कि ये कोशिकाएं जो है हम कम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपका जो पशु है उसको साफ सुथरे स्थान पर रखिए, क्योंकि अगर नीचे से फर्श गंदा होगा या गोबर लगा होगा तो ये कोशिकाएं की संख्या बढ़ जाती है। उसके बाद जब भी आप पशु का दूध निकालते हैं तो पशु को आप जो है पहले नहलाएंगे, उसके आयन और थन को अच्छी तरह साफ करेंगे। और दूध निकालने के बाद एक और चीज जो हम किसानों को बताते हैं वो ये है कि दूध निकालने के बाद आपने पशु को खड़ा रखना है, क्योंकि जो थन की नलिका होती है उसके जो बाहर वाला छिद्र होता है वो काफी देर तक खुला रहता है। तो अगर आप अपने पशु को बैठने देंगे एकदम धोने के बाद तो वो ठीक नहीं है। आप आधा घंटा अपने पशु को खड़ा रखिए। तो आप क्या करेंगे, आप उसमें जो है उसके आगे दाना डाल देंगे, तो आप दाना पशु जो है दाना खाने में व्यस्त रहेगा और बैठेगा नहीं। उसके बाद आपने दूध निकाल लिया तो हम उसके बाद जो है एक टीट डिप सोल्यूशन बोलते हैं। टीट डिप के अंदर जो है आपने थन को जो है ना डुबोना है। उससे क्या होता है, वो जो टीट डिप होता है जो एक जो है आयोडीन की तरह होता है, वो बाहर उसका लेप बना लेता है। उससे जो है कोई भी कीटाणु या बैक्टीरिया जो है वो अंदर नहीं जाते। तो एक बार आपने दूध निकाल लिया, उस दूध निकालने के बाद आपने जब इसका ट्रांसपोर्ट करना है या इसको लेके जाना है तो 4 डिग्री पे लेके जाना है। तो ये सब चीजें जो है दूध की कोशिकाओं को एक सीमित मात्रा में रखती हैं, 1 से 1.5 लाख में। शरीर में पोषक तत्वों की कमी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देती है, जिससे पशु में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में जरूरी है कि हमारे पशुपालक पशुओं को संतुलित आहार दें, खनिज लवण मिश्रण का सही मात्रा में सेवन करवाएं, जिससे स्वास्थ्य तो अच्छा रहे ही, साथ ही दूध उत्पादन क्षमता अच्छी बनी रहे और पशुओं का शारीरिक विकास भी बेहतर तरह से हो। खनिज लवणों की कमी के कारण शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर होता है, फास्फोरस की कमी के कारण पाइका रोग होता है। पाइका रोग में जानवर दीवारों को चाटने लगता है, मिट्टी को खाने लगता है। मैग्नीशियम की कमी से मैग्नीशियम टिटेनी हो जाती है। इसी तरह आयरन की कमी से शरीर में खून की कमी हो जाती है। कोबाल्ट की कमी से शरीर में विटामिन की B12 की कमी हो जाती है।
अगर हम देखें तो 1 लीटर दूध के लिए 1.2 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अगर हम जानवर को मिनरल मिक्सचर नहीं दे रहे हैं, खनिज लवण नहीं दे रहे हैं, तो क्योंकि 1 लीटर दूध के लिए 1.2 ग्राम कैल्शियम चाहिए, अगर हम नहीं दे रहे हैं तो स्वाभाविक है कि दूध देने की क्षमता कम हो जाएगी। अभी बहुत सारे अध्ययन में एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर बनाए गए हैं। एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर अलग अलग जगह के हिसाब से पशुओं की आवश्यकता के अनुसार और उस एरिया में होने वाले पशु के जो फोडर है उसमें उपस्थित जो खनिज लवणों का लेवल है उसके अनुसार अलग अलग विश्वविद्यालयों ने डेवलप किए हैं। इसलिए जब हम अपने पशु को खनिज लवण खिलाएं तो हम अपने एरिया में पढ़ने वाले कृषि विज्ञान केंद्र, अपने एरिया में पढ़ने वाले विश्वविद्यालयों के संपर्क से सहायता करके अपने पशु को वो वाला मिनरल मिक्सचर खिलाएं। अब पशु को मिनरल मिक्सचर या खनिज लवण खिलाने के फायदे क्या क्या हैं? एक तो इससे पशु की वृद्धि दर बढ़ती है, दूसरा पशुओं की उत्पादकता बढ़ती है, दूध देने की क्षमता बढ़ती है, तीसरा पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी मतलब जो पशुओं में रोगों से लड़ने की क्षमता। अगर पशुओं की इम्यूनिटी अच्छी होगी तो उस पशु में बीमारियां कम लगेंगी। जब पशु बीमार कम होगा तो पशु की बीमारी पे खर्च होने वाले लागत में हमारी कमी आएगी। अब सवाल होता है कि हम पशु को कितना मिनरल मिक्सचर खिलाएं। हमें अपने दुधारू जानवर को 50 से 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर खिलाना चाहिए। जो जानवर ज्यादा दूध देते हैं 20 लीटर के आसपास, उनको हम 100 ग्राम तक खिला सकते हैं। जो हमारे एवरेज दूध देने वाले पशु हैं 7-8 लीटर 10 लीटर, उनको हम 50, 60, 70 ग्राम तक खिला सकते हैं। जो हमारे जानवर दूध नहीं दे रहे हैं उनको भी हमें 50 ग्राम खिलाना है, क्योंकि वो जानवर आज नहीं तो कल हमें दूध देंगे। दूसरा, जो हमारे जानवर के बच्चे हैं उनको भी हमें 25 ग्राम खिलाना है डेली, क्योंकि अगर हम उनको 25 ग्राम डेली खनिज लवण खिलाएंगे तो उससे क्या होगा कि उनकी वृद्धि दर बढ़ेगी और वो जल्दी दूध देने की क्षमता में आएंगे। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में। आपने किस तरीके से लाभ लिया? सरसों की और मूंग उड़द की फसल लेने लगे, उसके बाद में फिर धान की हमने 3 फसल मिल जाए। बहुत अच्छी टाइम मिला है उन्हें और अच्छी पैदावारी मिला है जी। काफ़ी समय से हम इससे लाभ ले रहे हैं। सरसों बोते हैं, मूंग बोते हैं, एक कम समय की फसल है ताकि हमें इनसे अच्छा बेनिफिट होता है। कार्यक्रम चौपाल चर्चा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पर 29 अगस्त सोमवार सुबह 9 बजे और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जिन गुरुओं को देखा नहीं सिर्फ सुना है, जिन गुरुओं को देखा नहीं सिर्फ सुना है, जिनके सुर सागर से गुपचुप एक कतरा चुना है, उनके दिखाए पथ पर चल पड़ा। सुरों का एकलव्य, सुरों का एकलव्य। आहार प्रबंधन का पशुपालन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे ज्यादा लागत इसी में लगती है। ऐसे में लागत को कम करने के विकल्प पर भी पशुपालकों का ध्यान जाए, एनडीआरआई के वैज्ञानिक ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं। किसान भाइयों, जैसे कि आपको जानकारी है कि एक डेयरी फार्म के ऊपर जो दैनंदिन खर्चे होते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण खर्चा तकरीबन 75% पशु के आहार के ऊपर होता है। अगर हम उसको पोषक तत्व आवश्यकता से कम दे रहे हैं तो उस परिस्थिति में जो गाय है वो अलग अलग तरह की बीमारियों का शिकार होती रहती है, उसके प्रजनन संबंधी बहुत परेशानियां होती हैं और अपनी क्षमता के अनुसार वो दूध का उत्पादन नहीं कर पाती। इस वजह से आवश्यकता है कि जितने पशु के भार और पशु के दूध उत्पादन के अनुसार जितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है उतने ही पशु को दिए जाएं। आजकल एक बहुत ही महत्वपूर्ण चारा साइलेज के तौर पे प्रचलित हो रहा है डेयरी फार्मर के बीच में। साइलेज से हरे चारे का अचार होता है। हरे चारे का अचार बनाने के लिए हम नॉन लेग्यूम या गैर फलीदार हरा चारा जैसे मुख्यतः मक्की, इसको एक बगैर हवा के सिस्टम के अंदर यानी एनारोबिक कंडीशन के अंदर पूरी तरह से प्रिजर्व करके रखते हैं
और 30 से 40 दिनों के अंदर हमारा जो साइलेज है वो प्रिपेयर हो जाता है। हमारे पशुपालकों ने कड़ी मेहनत कर सभी सावधानियों को बरतकर दूध का उत्पादन तो कर लिया, लेकिन फिर भी कभी-कभी सही दाम न मिलने की समस्या सामने आ जाती है। ऐसे में सभी को ये बताया जाता है कि दूध उत्पादन तक ही सीमित ना रहें, बल्कि प्रसंस्करण की ओर भी आगे बढ़ें। दूध से बने उत्पाद तैयार कर उनकी बिकवाली करें और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। हमारे पशुपालक ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस बारे में भी ये संस्थान सभी को जागरूक करने का काम कर रहा है। मैं अपने किसान भाइयों व युवाओं को कहना चाहूँगा कि वो डेयरी के अंदर खाली डेयरी फार्मिंग तक ही महदूद ना रहे और उससे आगे की भी सोचें। खाली दूध बेच करके हम आजीविका तो कमा सकते हैं, पर शायद उतना पैसा नहीं कमा सकते कि जिससे हम एक ब्रांडिंग बना सकें। तो मैं चाहूँगा कि अपने किसान भाइयों को कहना कि वो लोग डेयरी के अंदर दूध को विभिन्न प्रकार के पदार्थ बना करके, जैसे पनीर है, मक्खन, घी और कलाकंद जैसे छोटे स्तर पे पदार्थ बना करके शहर के अंदर बेच सकते हैं और अपनी जो आमदनी है उसको बढ़ा सकते हैं। डेयरी व्यवसाय से जुड़े सभी लोग और हमारे पशुपालक दूध के विभिन्न उत्पाद आसानी से तैयार कर सकें। इसकी ट्रेनिंग इस संस्थान द्वारा समय समय पर आयोजित की जाती है। साथ ही यहाँ पर दूध के अलग अलग उत्पाद बनाने के लिए जामन भी तैयार किए जाते हैं और फिर उन्हें लोगों तक पहुँचाया भी जाता है। नेशनल कलेक्शन ऑफ डेयरी कल्चर्स लैब इस संस्थान का महत्वपूर्ण अंग है। इसका कार्य नए जामुनों की खोज करना, उसका अभ्यास करना, नए पदार्थों के हिसाब से उसका चयन करना और यह जामुन फिर लोगों तक पहुंचाना। हमारे पास 900 प्रकार के विभिन्न जामुन हैं जो कि अलग अलग तरह के दुग्ध पदार्थों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें कुछ जामुन ऐसे भी हैं जो कि कम वसा वाली दही, लस्सी, श्रीखंड बनाने के लिए काफ़ी उपयोगी पाए हैं। कुछ जामुन ऐसे हैं जो कि विटामिन तैयार करते हैं, वह विटामिन से भरपूर दुग्ध पदार्थ बनाने के लिए लाभकारी हो सकते हैं। किसान भाई और लघु दुग्ध व्यवसायी जो भी इस जामुन को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह जामुन कम दामों पर उपलब्ध किए जा सकते हैं। वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी चुनौती है। इससे न केवल हमारा पर्यावरण बल्कि हम मनुष्य और हमारे पशु भी प्रभावित होते हैं। उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता पर भी असर पड़ता है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से पशुओं को बचाने के लिए NDRI करनाल में महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम किया जा रहा है। इस संस्थान ने NDRI जलवायु सेवाएं के नाम से एक ऐप लॉन्च की है। बदलते मौसम के कारण पशुओं को जो समस्याएं आती हैं और पशुपालकों को नियमित रूप से सलाह देने के लिए ये ऐप विकसित की गई है। इस ऐप के माध्यम से संस्थान के वैज्ञानिकों की टीम सीधा पशुपालकों से जुड़ने में सक्षम होगी। इस ऐप के जरिए पशुपालकों को पशु आहार, स्वास्थ्य प्रबंधन, रखरखाव, तनाव आदि के प्रति आसानी से जागरूक किया जा सकेगा। ये संस्थान अपने 100 वर्ष पूरे करने की ओर बढ़ रहा है। गत वर्षों में इस संस्थान की कई उपलब्धियां भी रही हैं, जिससे डेयरी सेक्टर में काफी बदलाव आया है और साथ ही विकास भी हुआ है। यही संस्थान है जिसमें पहला टेस्ट टू बेबी भैंस में हम लोगों ने पैदा की है और यहीं से ओवम पिकअप और IVF के द्वारा हमने साहिवाल जो हमारी देसी गाय है उसका हमने पहली बार पूरे विश्व में हमने एक जो उसकी बछड़ी हमने पैदा की है और जिसका होली नाम भी हमने रखा है। इसी मतलब संस्थान के द्वारा पहला वर्ल्ड का जो क्लोन काफ यहाँ पैदा हुआ है, गरिमा उसका नाम था। उसके अलावा अब तक हम 16 ऐसे
भैंसों के काफ को हम बना चुके हैं। इसके जो साथ साथ हमारे अगर आप संस्थान की उपलब्धियों का आकलन करें तो हमारा संस्थान सर्वश्रेष्ठ जो संस्थान का अवार्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल अवार्ड जो ICAR का अवार्ड है वो ले चुका है। पिछले साल 72 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में हमारा संस्थान फर्स्ट ये रैंक में रहा है। आज हम विश्व में दूध के उत्पादन में सर्वोपरि हैं। लगभग 179 मिलियन मैट्रिक टन दूध इस समय पूरे देश में पैदा हो रहा है और हम इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ये जो संस्थान इससे भी अच्छा जो काम करेगा ऐसा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हमारे देश में डेयरी क्षेत्र में विकास, देसी गायों के संरक्षण व संवर्धन, दुधारू पशुओं की वृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य के साथ ही हमारे पशुपालकों की उन्नति के लिए भी काम कर रहा है और आगे भी यूं ही काम। उम्मीद के साथ आज का सफर बस इतना ही।